Respected Principal in charge, Dr. Y.K. Sarma sir, Coordinator B.Ed, Dr. R.K. Singh sir, HOD B.Ed, Dr. Sushil Jain, my colleague and my dear students. A very warm good morning to all of you. I, Dr. Preeti Singh from B.Ed department, welcome you all from bottom of my heart. Today, we gathered here on this digital platform named Google Talk to discuss about the fundamental rights and duties. As we related to teacher education and we prepared teacher for our nation. And education is the main source to spread awareness and enlighten our society. जरूरी नहीं कि रोशनी चरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय डॉक्टर हेमा प्रसाद मैम आज इस कार्यक्रम में आने में असमर्थ हैं, परंतु यह संपूर्ण कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ उनके उत्साहवर्धन के फलस्वरूप ही संभव हो पाया है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वरिष्ठतम प्राध्यापक डॉक्टर वाईके शर्मा सर से अनुरोध करती हूं कि वे अपने आशीर्वचनों से इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। डॉक्टर वाईके शर्मा सर। Okay, thank you, Dr. Preeti Singh. Am I start? Yes, sir. हाँ, सभी को नमस्कार। आज B.Ed डिपार्टमेंट गूगल टॉक ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। गूगल टॉक ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज पर। उसके उद्घाटन सत्र में B.Ed के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर R.K. सिंह सर, HOD डॉक्टर सुशील जैन और इस कार्यक्रम को यहाँ तक पहुँचाने में और आगे भी इसको कंप्लीट करने में जो B.Ed डिपार्टमेंट सहयोग दे रहा है डॉक्टर प्रीति सिंह, डॉक्टर प्रियंका जैन, मिस्टर संतोष कुमार आर्या, मिस्टर मोहन चंद्र, मैं सभी को बधाई देता हूं कि आपने जो आज गूगल टॉक का जो टॉपिक चुना है बहुत ही आज के परिवेश के अनुसार बहुत ही सिलेक्टेड और सुंदर टॉपिक चुना है। जैसा कि B.Ed डिपार्टमेंट्स में जो ट्रेनीज हैं, B.Ed स्टूडेंट ट्रेनीज, वो स्टूडेंट नहीं भविष्य के टीचर हैं, तो उनको इस फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में जानना बहुत अति आवश्यक होता है, क्योंकि वो ही कल के भविष्य के स्कूल के टीचर्स हैं। जैसा कि अभी डॉक्टर प्रीति सिंह ने कहा कि टीचर्स ही देश को आगे की ओर ले जाते हैं, तो जो हमारे भविष्य के जो कर्णधार है, जो स्कूल से निकल के आते हैं, अगर हमारे जो ट्रेनिंग शिक्षक ही इसके बारे में मूल रूप से नहीं समझेंगे तो वो अपने स्टूडेंट्स को क्या बताएंगे। तो ये जो आपका जो टॉपिक है दो एस्पेक्ट्स में है, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, और दोनों ही आप जानते हैं कि इस तरह के पॉइंट्स हैं कि फंडामेंटल राइट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में के पार्ट 3 में 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, लेकिन 44 अमेंडमेंट के बाद 7th जो प्रॉपर्टी ऑफ राइट था उसको कानून लीगल एस्पेक्ट देके उसको बाहर कर दिया और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो 6 होके रह गए। और 6 जो फंडामेंटल राइट्स हैं, तो जो हमें जो भी इंडियन सिटीजन्स है उन सभी को ये अधिकार है कि उनको ये जो राइट्स हैं वो मिलने चाहिए, चाहे वो गरीब है या अमीर है, वो उससे कोई मतलब नहीं है, वो अधिकारी है। लेकिन इसके साथ ही जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो 7 हैं, आप लोग सभी डिस्कस करेंगे आज के डे में, उसके साथ साथ ये आवश्यक हो गया। तो 1976 में जब इमरजेंसी का दौर चल रहा था, तो ये डिसाइड किया गया कि भाई जब हमने अधिकार दे दिए, फंडामेंटल अधिकार राइट्स दे दिए, तो हमें कुछ सिटीजन्स की ड्यूटीज भी फिक्स करनी चाहिए। तो हमने ड्यूटीज को भी फिक्स किया, उसके लिए स्ट्रक्चर कमेटी बनी थी जिन्होंने 11 ड्यूटीज सिटीजन्स के लिए डिसाइड की। तो जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है कि हमारे क्या अधिकार होने चाहिए, हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए, जैसे हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं और क्या कर्तव्य है, ये जो टॉपिक है इन सभी के जो आप आज की डेट में जो डिस्कस करेंगे
उससे जो कंक्लूजन्स निकलेंगे, मैं पूरे बीएड डिपार्टमेंट को बधाई देता हूं और आज के इस कार्यक्रम को शुरुआत करने की अनुमति देता हूं। थैंक यू। धन्यवाद सर आपके उत्साहवर्धन के लिए, और आपके अनुमति के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। इसी क्रम में मैं कोऑर्डिनेटर बीएड डॉक्टर आर.के. सिंह सर, जो कि जंतु विज्ञान के विभागाध्यक्ष हैं, को आमंत्रित करती हूं कि वे अपने शब्दों से हमारे प्रतिभागी विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करें। डॉक्टर आर.के. सिंह सर। आर.के. सिंह सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपको मैं सुन पा रहा हूँ। और मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल आ रही है डॉक्टर, बोलिए। ओके ओके। सभी को नमस्कार। जैसा कि मेरे वरिष्ठ साथी सहयोगी डॉक्टर वाई के शर्मा ने अभी बताया क्या फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज के विषय में, सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं ये बधाई देना चाहूँगा जो हमारा बीएड डिपार्टमेंट है, डॉक्टर सुशील जैन और प्रीति, प्रियंका, संतोष और मोहन चंद्र आर्य, पूरी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजिंग टीम की, उन्होंने ये गूगल टॉक के थ्रू, प्लेटफॉर्म के थ्रू एक महत्वपूर्ण विषय पर गूगल टॉक ऑर्गेनाइज किया है आज। तो बहुत बहुत बधाई प्रीति, आपको भी धन्यवाद सर। ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आप इनॉग्रल उस सेशन में। और डॉक्टर वाई के शर्मा, जैसे कि अपने इनॉग्रल टॉक में डॉक्टर वाई के शर्मा ने भी बताया कि बहुत बढ़िया इशू है, बहुत बढ़िया टॉक इन्होंने चुना है फंडामेंटल राइट और ड्यूटीज के बारे में। और जैसे कि वाई के शर्मा ने बता दिया, हमारे जैसे होता है कि एक शरीर है, उसमें बिना शरीर में अगर हमारी आत्मा नहीं है, ठीक उसी तरह से जैसे हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्र है यहाँ पर, उसमें अगर हम संविधान को हटा दें, अपने जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं पूरे किस तरह से हम रन करते हैं, तो उसमें कुछ भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होना बहुत जरूरी है। तो ये जो संविधान है उसमें इसके जो पार्ट 3 की बात हो रही है यहाँ पर, जिसमें फंडामेंटल राइट डिस्कस हुए हैं और आर्टिकल 12 to 35, तो ये एक आत्मा है और ये हमें एक नागरिक के जो अधिकार है, अगर हम भारतीय नागरिक हैं तो हमें जीने का अधिकार प्रदान करते हैं एक भारतीय होने के नाते, और ये बाय डिफॉल्ट है, ये हमें बाय डिफॉल्ट विरासत में मिले हुए हैं एक भारतीय नागरिक के नाते। और लेकिन साथ साथ ये भी है कि हम अधिकारों की तो बात करते हैं, जैसे ये फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज की बात है, हम आज अधिकारों की बात सबसे पहले करते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर हम अपनी ड्यूटीज के बारे में भी जान लें कि हमारे देश के प्रति हमारे अपने कर्तव्य, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हमें असाइन हुई है, उनके बारे में भी जान लें, तो ये चीजें बैलेंस आ जाएगा। और निश्चित रूप से जो फंडामेंटल राइट्स हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये एक बैलेंस के रूप में काम करती हैं। और बधाई हो सभी छात्र छात्राओं को भी एक बार फिर से। और मैं एक ये कहना चाहूंगा जी सर, कि जैसे शर्मा जी ने कहा कि हमारे 7 अधिकार हैं और 7 को फिर राइट टू प्रॉपर्टी वाला इसको लीगल उसमें चेंज कर दिया गया था, और फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारी 11 ड्यूटीज हैं। तो प्रश्न ये है, मुझे कहीं कहीं ये थोड़ा सा लगता है, हालांकि यहाँ बहुत मेरा इससे कंसर्न नहीं है, मैं एक एनिमल जूलॉजिस्ट के रूप में हूँ, बायोलॉजिस्ट। तो है क्या, यहाँ हमारे यहाँ पेपर्स पे तो बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब भी ये कभी बात आती है तो इसको हमें, जैसे राइट्स तो हमारे पास है, फंडामेंटल राइट्स भी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वालिटी है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स हैं, तो ये सब है। लेकिन इनको, मेरा ये मानना है कि इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक सामान्य आदमी बेचारा जो बहुत नीचे एक तबके का है, उसको ये ऑटोमेटिक एटीएम कार्ड की तरह अवेलेबल होना चाहिए कि भाई एटीएम कार्ड में मैं है, हाँ, ये मैंने भेजवा देना हूँ ना, विड्रॉल कर लिया। समर्थक मांगा है ना,
मतलब ये है कहने का, उसको ये इजी असेस होने चाहिए। उसको ये असेस करने के लिए अगर कोई है तो उसको बहुत फाइट करनी पड़ती है। सिंपल मैं तो ये देखता हूं कि एक बहुत ही सामान्य आदमी को अपने छोटी सी शिकायत के लिए, एक एफआईआर के लिए सर, एक थाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बहुत छोटी सी चीज बताई मैंने, बाकी तो छोड़ दो, उसके कब्जे हैं, लैंड के कब्जे हैं, या और भाई उसके एक्सप्लॉयटेशन है जिस इंस्टीट्यूट में वो काम कर रहा है, या हम कहें भाई आज के डेट में हम अखबारों में जो हम चाहते हैं स्वतंत्र पूर्वक अपनी बात कह दे, उसकी बात भाई ये इसको सुनिश्चित करने का एक कोई ना कोई एक जरिया बहुत असेस जिससे हम कर सके। हमारे पे एक कार्ड होना चाहिए एटीएम की तरह, तो जिससे कि हम बहुत आराम से हर कोई नागरिक इनको अवेल कर सके। क्योंकि कागजों तो बहुत स्ट्रांग दिखते हैं, लेकिन सब धरातल की बात आती है तो ये बहुत बहुत पापड़ बेलने वाली चीज है। और जो ये जो इक्वालिटी वाली की पावरफुल जो है, जहां तक बात होती है कि भाई जो गरीब अमीर वाला खाई है, तो उसमें कहीं ना कहीं लैकुना नजर आता है। ऊपर जो टॉप पे जिसके पास सब कुछ है, पावर है, सत्ता है, पैसा है, वो उनको बहुत इजीली उसका कार्ड एटीएम लाइन में फ्रंट में आके भुन जाता है, असेस कर लेता है। तो बहुत बहुत बधाई यहाँ पर सभी को, मेरे बीएड डिपार्टमेंट को, कि बहुत रेलिवेंट टॉपिक यहाँ चुना है और डिबेट बढ़ाएंगे और डिस्कशन होगा। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर आपके उत्साहवर्धन के लिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं पूरे गवर्नमेंट पीजी कॉलेज का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, जिनके उत्साहवर्धन आज इस कार्यक्रम को करने का उत्साह हम लोगों के अंदर आया है। और आप लोगों की अनुमति हो तो मैं कार्यक्रम को और आगे बढ़ाऊं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब अनुमति दे चुके हैं शायद। हाँ बिल्कुल दे चुके हैं, आप कंटिन्यू करिए इसको। जी सर, जी सर। सोचते थे कि हम अपने अधिकारों को कैसे जान पाएंगे, सोचते थे कि हम अपने अधिकारों को कैसे जान पाएंगे, शिक्षा तूने हमें वो मौका दे दिया। लोकतंत्र शासन की ही नहीं परंतु जीवन की एक पद्धति है जिसमें शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका रही है। शिक्षा के माध्यम से हम सब समाज में अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूकता फैला सकते हैं। इसी क्रम में मैं अपने सहयोगी संतोष सर को आमंत्रित करती हूँ कि वो छात्रों की हौसला अफजाई करें। संतोष सर। धन्यवाद मैम। आदरणीय वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर वाई के शर्मा सर, बीएड संयोजक डॉक्टर आर के सिंह सर, बीएड विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सुशील जैन सर, सभी सहयोगी प्राध्यापक और जुड़े हुए सभी बच्चों, मैं संतोष कुमार आर्या बीएड विभाग की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम संविधान में जो वर्णित मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य हैं उनको जानने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि अभी आर के सिंह सर ने कहा कि आम आदमी, बढ़िया उन्होंने बात बोली कि आम आदमी कैसे जाने, तो इसी संदर्भ में जागरूकता एक ऐसा शब्द है, जागरूकता एक ऐसा शब्द है जिसके अभाव अगर हमारे पास रहता है तो हम अपने अधिकारों को नहीं जान पाएंगे। इसके साथ ही साथ शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम जागरूक हो सकते। ये भी एक संयोग की बात है, मैं यही सोच रहा था कि कल 10 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है और आज हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, इस टाइम को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत सही समय पे इस टॉपिक को रखा और सभी जने इसमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारी जो मानव सभ्यता है वो विकसित होती रही तो हमारे जो अधिकार हैं उनका दायरा भी बढ़ने लगा। मानव अधिकार हमारे लिए वो अधिकार हैं जो कि संविधान के द्वारा हमें प्राप्त हो चुके हैं और जन्म के साथ ही हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाए। इन्हें कोई हमसे छीन नहीं सकता और अगर इनकी कोई अवहेलना होती है तो हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक पॉइंट कल मैं देख रहा था कि आपदा के समय, राष्ट्रीय आपदा के समय एक अधिकार जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इस पे चेंज किया जा सकता है, बाकी अधिकार हमारे रहेंगे। आज के समय में जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, अपनी जड़ जो है वो बिल्कुल पकड़ने के लिए बिल्कुल आतुर है।
कहीं से भी मिल जाए मौका तो मैं पकड़ लूंगा। अगर हम जागरूक हैं, अगर हम शिक्षित हैं, तो हम इस जागरूकता रूपी हथियार से इसकी जड़ को काट सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसे जानना और पहचानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। परसों अखबार में मैं एक पॉइंट रहा था कि सुप्रीम कोर्ट कहा है कि कोविड-19 का अभी जो एक केस चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक अपना वक्तव्य दिया हुआ है कि मास्क अगर नहीं पहन रहे हैं तो ये भी किसी दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन, क्योंकि ये स्वास्थ्य पे क्या कर रहा है, प्रभाव डाल रहा है, दूसरे के स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल रहा है। तो एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, हमारा ये फर्ज है कि हम भी जो है मास्क नहीं पहन रहे हैं और सार्वजनिक स्थानों पर घूम रहे हैं, उनसे कह सकते हैं ये हमारा अधिकार है, क्योंकि वो उससे कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य पे क्या फर्क पड़ रहा है। ये भी हमारा एक अधिकार है। बहुत अच्छा 3-4 दिन पहले ही अखबार में मैं पढ़ा हुआ था, इससे आज ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ। ठीक है, अभी हमारे विद्यार्थी जो भी अधिकार और कर्तव्यों से संबंधित जो भी बातें बताएंगे, मैं उसे खुद ध्यानपूर्वक सुनूंगा और उसे समझने का प्रयास करूंगा। समझने के साथ साथ हमें ये भी चाहिए कि हमें दूसरों को भी इस चीज को समझाना है। बस अगेन मैं प्रीति मैम को धन्यवाद देना चाहूंगा और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं तथा मैडम से अनुरोध करता हूं कि वो आगे के प्रोग्राम को धन्यवाद। धन्यवाद संतोष सर। शिक्षा के माध्यम से समाज में अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूकता कैसे फैलाएं, इस पर आपने बहुत छोटा सा अच्छा वक्तव्य दिया है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जाने अनजाने में यूं ही बातें करते करते, जाने अनजाने में यूं ही बातें करते करते अधिकारों को जाना, कर्तव्यों को जाना। जाने अनजाने में यूं ही बातें करते करते अधिकारों को जाना, कर्तव्यों को जाना। हमने आज गूगल टॉक के मंच से जागरूकता को पहचाना। हमने आज गूगल टॉक के मंच से जागरूकता को पहचाना। बीएड के पाठ्यक्रम में भी इन मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। इसी को जानने एवं समझने के लिए मैं बीएड विभाग से मोहन सर को आमंत्रित करती हूं ताकि वे इस पर प्रकाश डाल सकें। मोहन सर। धन्यवाद मैडम। महाविद्यालय के आदरणीय वरिष्ठतम प्राध्यापक डॉक्टर वाई के शर्मा सर, बीएड कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आर के सिंह सर, बीएड विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुशील जैन सर, समस्त प्राध्यापक वर्ग व विद्यार्थीगण, जैसा कि पूर्व वक्ताओं के द्वारा विदित हो चुका है, पहले ही ये जो है नियोजित कार्यक्रम है और इसके द्वारा अभी हम सभी लोगों को पूर्व में जो भी जानकारियां हैं और आगे जो भी जानकारियां अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में मिलने वाली हैं, उनको हम सुनेंगे, समझेंगे। मैं समझता हूं कि इनको जानना समझना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है और जब तक हम इनको नहीं समझ पाएंगे, नहीं जान पाएंगे, तब तक हम एक लोकतंत्र का जो मूल जो भावना है उसको नहीं समझ पाएंगे, नहीं अपनी भूमिका को पहचान पाएंगे, नहीं इसके महत्व को समझ पाएंगे। और जब ये सब नहीं हो पाएगा तो उसके जो जिस उद्देश्य को सामने रखकर उसको लागू किया गया है या उसकी व्यवस्था की गई है, उस उद्देश्य को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आज दुनिया के तमाम सारे देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया जा रहा है, क्योंकि उसमें यही एक खूबी है कि उसको वो जो है सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है और न्यायोचित व्यवस्था उनके लिए करता है। लोकतंत्र के जो मूल सिद्धांत हैं जिन पर लोकतंत्र टिका हुआ है, निर्भर करता है, समानता है, स्वतंत्रता है और आपका समाजवाद है, धर्मनिरपेक्षता है, बंधुत्व है। तो ये जो चीजें हैं इन पर ही लोकतंत्र जो है टिका हुआ है। और लोकतंत्र जो प्रणाली है, हम कहते हैं कि शिक्षा के द्वारा जो है
ये सब प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा हम जो है लोकतांत्रिक जैसे शिक्षा के उद्देश्यों की बात करते हैं, एक मानव का निर्माण से लेके समाज का निर्माण से लेके राष्ट्र का निर्माण से लेकर सभी उद्देश्य हम शिक्षा पर मतलब निर्भर करते हैं या शिक्षा को सौंपते हैं। तो शिक्षा के द्वारा जागरूकता लाई जाती है। केवल शिक्षा और शिक्षक अपने आप जो है जागरूकता नहीं ला सकते हैं। कोई भी नियम है, कोई भी सिद्धांत है, कोई भी विधि है, वो अपने आप में उतना कारगर नहीं होती है, वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकती है। उसको जब तक हम कार्यरूप उतने प्रभावशाली तरीके से नहीं दे पाते हैं तब तक वो हमारे लिए बेकार सिद्ध होती है। हम चाहे कितने ही अच्छे अधिकार, कितने ही अच्छे कर्तव्य निर्धारित कर लें, जब तक वो जनता तक नहीं पहुंच पाते हैं या उनको हम अपने जीवन में नहीं उतार पाते हैं तब तक उनका हमको कोई लाभ नहीं मिल पाता है। तो यहाँ बीएड पाठ्यक्रम में इस टॉपिक को जो है मैंने देखा कि वहां पर 2 विषयों के अंदर इस टॉपिक को रखा गया है और इससे मुझे ये महत्व इसका समझ में आता है क्योंकि हम शिक्षक जो है कहा जाता है कि वो समाज का निर्माता है और शिक्षा जो है वो उसके पास एक ऐसा साधन है जिससे हम संसार को बदल सकते हैं। जैसे मुझे याद आता है नेल्सन मंडेला के एक कोटेशन मुझे याद आती है जिसमें उन्होंने कहा है एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, जिसको हम संसार को परिवर्तित करने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इस टॉपिक को यहाँ पर बार-बार यहाँ पर 2 बार इसको इंक्लूड किया गया है पाठ्यक्रम में 2 जगह। तो उससे मुझे समझ में आता है क्योंकि हमारे शिक्षक जो हमारे प्रशिक्षार्थी हैं ये भावी शिक्षक हैं और इनके ऊपर समाज की बहुत बड़ी जो है आशाएं होती हैं और समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारियां इनको सौंपी गई होती हैं कि समाज में अगर कोई भी अगर कमी है या कोई भी बुराई है उसको दूर करने का जो है या कोई भी उपलब्धि है उसको प्राप्त करने का दायित्व जो है शिक्षा और शिक्षक को सौंपा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इसीलिए इस पर यहाँ ज्यादा फोकस किया गया है कि अपने अधिकारों को और अपने कर्तव्यों को पहले हम समझें, पहले हम उनको समझें और उनको अपने आप से आत्मसात करें और तब हम उनको समाज को सौंपें और तभी जो है जो लोकतंत्र का सिद्धांत है वो जो लोकतंत्र के सिद्धांत हैं उनको हम प्राप्त कर पाएंगे और जो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है लोकतांत्रिक गुणों का विकास करना और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना, तभी हम उनको प्राप्त कर पाएंगे। और मैं समझता हूं कि तभी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जो है वो सफल हो पाएगी और हमारी शिक्षा में इन प्रकरणों को सम्मिलित करने की सार्थकता तभी सिद्ध हो पाएगी जब हम इनको समझ पाएंगे, समाज को हस्तांतरित कर पाएंगे, अपनी भूमिका का भली भांति निर्वाह कर पाएंगे, तभी हम सफल हो पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद मोहन सर। आपने बीएड पाठ्यक्रम में जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा ये जो टॉपिक है उसकी महत्वता पर बहुत अच्छे से प्रकाश डाला है और आपने नेल्सन मंडेला सर के कोट को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आपने जो कोटेशन दिया है कि शिक्षक समाज का निर्माता है, ये बहुत सार्थक है हमारे बीएड के फील्ड में, क्योंकि हमारा सीधा संबंध हमारे छात्रों से के माध्यम से समाज से जुड़ता है, इसलिए हमारी भूमिका बहुत अहम हो जाती है। और आपने बहुत सही बात कही है कि पहले हमें आत्मसात करना चाहिए, तभी हम समाज तक इन चीजों को पहुंचा सकेंगे। धन्यवाद सर एक बार पुनः आपको। If we look into the world, then it will be known that the people we see are born equally. They are created in a great world monastic. They are equal in the eyes of good divine. The method of food or caste of birthplace cannot change the value of humans. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बीएड के विद्यार्थियों में से आरती नेगी को आमंत्रित करती हूँ कि वो समानता के अधिकार पर अपने विचार व्यक्त करें। आरती नेगी। सुप्रभात। आदरणीय उपस्थित सभी विद्वान गुरुजनों एवं मेरे सहपाठियों का मैं सादर अभिनंदन करती हूँ। मैं आरती नेगी बीएड तृतीय सेमेस्टर की छात्रा आज आपके सम्मुख मौलिक अधिकारों में संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के विषय के अंतर्गत आने वाले समानता के अधिकार के बारे में चर्चा करूंगी। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं।
इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 है। सबसे पहले संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया। अब उसे उस अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। अब भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। ये अधिकार हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मैं समानता के अधिकार के बारे में बताने जा रही हूँ। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक प्रदान किया गया एक महत्वपूर्ण और सार्थक अधिकार है। समानता के अधिकार के अंतर्गत कानून जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान में भेदभाव पर रोकथाम, रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, अस्पृश्यता का अंत तथा खिताब उन्मूलन शामिल है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। विधि का अर्थ होता है कानून। राज्य सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन्हें सभी नागरिकों पर एक समान लागू करेगा। देशवासियों के साथ साथ भारत में विदेशियों को भी कानून के सामने बराबरी का अधिकार दिया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति चाहे अमीर हो, गरीब हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, अगर उसने कोई अपराध किया है तो कानून द्वारा वह दंडनीय है। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी व्यक्तियों को मंदिरों, धर्मशालाओं आदि स्थानों पर जाने की स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन से संबंधित अवसर की समानता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति होती है तो उसमें सभी नागरिकों को अवसर की समानता होगी, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं। संसद एक कानून बना सकती है जिसमें कुछ नौकरियां केवल उन आवेदकों द्वारा ही भरी जा सकती हैं जो उस क्षेत्र के निवासी हो। यह भाषा के तौर पर हो सकता है। राज्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों को भी इसमें आरक्षित कर सकती है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। आम भाषा में अस्पृश्यता को छुआछूत के नाम से जाना जाता है। कुछ दलित वर्गों को जन्म से ही हेय की दृष्टि से देखा जाता है। उन्हें उच्च के लोगों के साथ उठने बैठने, मेल जोल, खान पान के योग्य नहीं समझा जाता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अभ्यास इसे समाप्त कर देता है। अस्पृश्यता का अभ्यास एक अपराध है और अस्पृश्यता का अभ्यास करने वाला प्रत्येक नागरिक इसके लिए दंडनीय है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय राज्य द्वारा कोई भी उपाधि किसी नागरिक को नहीं दी जाएगी। यदि कोई नागरिक किसी अन्य देश से कोई उपाधि लेना चाहता है, उसे राष्ट्रपति की आज्ञा लेनी होगी। यदि राष्ट्रपति आज्ञा नहीं देता है तो उन्हें उपाधि स्वीकार नहीं करनी होगी। ब्रिटिश सरकार ने राय बहादुर और खान बहादुर नाम के 2 अभिजात वर्ग बनाए थे, जिन्हें अब इन खिताबों को भी अब समाप्त कर दिया गया है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया आरती, आपने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया अपने टॉपिक को। The right to freedom gives citizen basic freedom with respect to speech and expression from association, freedom of personal liberty, freedom of live a life of dignity. Right of freedom पर मैं बीएड विभाग की छात्रा अंजलि को आमंत्रित करती हूँ कि वह अपने विचार व्यक्त करें। अंजलि।
अंजलि, आपको मेरी आवाज आ रही है? ऐसा लगता है अंजलि कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। भारत में सदियों से किसी न किसी रूप में दास्ता की प्रथा विद्यमान रही है, जिसके अंतर्गत हरिजनों, आवाज आ रही है? ठीक है अंजलि, जी मैम। स्वतंत्रता के अधिकार पे आप अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। जी मैम। सुप्रभात आदरणीय शिक्षकगण व मेरे सहपाठियों, मैं अंजलि बीएड थर्ड सेमेस्टर से स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19-12 पर चर्चा करूंगी। व्यक्ति को स्वतंत्रता का होना आवश्यक है। स्वतंत्रता का अर्थ है चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम मनमाना व्यवहार करने लगे। स्वतंत्रता आत्यात्मिक व असीमित नहीं हो सकती है, अतः लोकहित में प्रतिबंध किया जाना आवश्यक हो जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जिससे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। उल्लेखनीय है कि यह स्वतंत्रता आत्यांतिक अथवा असीमित नहीं है। इन पर युक्त निर्बंध लगाया जा सकता है। अब मैं अनुच्छेद 19 की बात करूंगी। अनुच्छेद 19 है स्वतंत्रता का अधिकार। 19 क्लॉज 1 में प्रत्येक नागरिक को वाक अभिव्यक्ति एवं भाषण की स्वतंत्रता, निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ संगठन तथा सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, भारत राज्य क्षेत्र में भ्रमण तथा विचरण करने की स्वतंत्रता, भारत राज्य क्षेत्र में निवास अथवा बस जाने की स्वतंत्रता तथा व्यापार व्यवसाय उपजीविका अर्जित करने की स्वतंत्रता आदि का अधिकार प्राप्त है। 19 क्लॉज ए के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता व सूचना का अधिकार भी अंतर्निहित है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, जो पहले 19 क्लॉज 1 में अंतर्निहित था। 19 क्लॉज 1 के होते हुए भी अनुच्छेद 19 2, 3, 4, 5 और 6 में युक्त निर्बंध के बारे में बताया गया है। अब मैं अनुच्छेद 20 की बात करूंगी। अनुच्छेद 20 में अनुच्छेद 20 है अपराध एवं दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। प्रत्येक व्यक्ति को अपराध एवं दोष सिद्धि के संबंध में निम्न संरक्षण प्राप्त होंगे, जो है पहला है कार्योत्तर विधियों के संबंध में संरक्षण, दूसरा है दोहरे दंड से छूट, तीसरा है अपने विरुद्ध गवाही देने से छूट। यानी कार्योत्तर विधियों से मतलब यह हुआ कि यदि कोई व्यक्ति गैर कानूनी कार्य करता है तो उसको उस समय जो विधि कानून द्वारा बनाई गई हो उसी विधि द्वारा उस पर कार्यवाही की जाने की अनुमति प्राप्त होगी। किसी नई विधि को उसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अब मैं अनुच्छेद 21 की बात करूंगी। अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार उसके जीवन से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शामिल किया गया है, जिसका अर्थ है जो कानून स्थापित है उसी के अनुसार व्यवहार किया जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कुछ अधिकार को अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित माना है, जैसे प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार तथा निजता का अधिकार और आश्रय पाने का अधिकार, ऐसे ही अन्य कई। अनुच्छेद 21A कहता है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 द्वारा स्थापित किया गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में दिया जाएगा। अब मैं अंतिमवें व 22 अनुच्छेद की बात करूंगी। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध के संबंध में संरक्षण। भारत में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 3 संरक्षण प्राप्त होंगे। पहला यह होगा कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया हो तो व्यक्ति उस गिरफ्तारी के कारण को जानने का अधिकार उसे प्राप्त होगा। दूसरा यह है कि 24 घंटे के अंतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समय पेश होने का अधिकार होगा, लेकिन उसमें समय को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। और तीसरा यह है कि अपने लिए विधि व्यवसाय यानी वकील करने का अधिकार प्राप्त होगा। किंतु उपरोक्त 3 संरक्षण
जो उपरोक्त 3 संरक्षण है वो कुछ व्यक्ति हैं उनको प्राप्त नहीं होंगे। पहला, शत्रु देश के नागरिकों को। दूसरा, निवारक निरोध के अंतर्गत बंदी बनाए गए व्यक्ति को। अनुच्छेद 22 क्लॉज 5 से 22 क्लॉज 6 के अंतर्गत संसद को निवारक निरोध से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। स्वतंत्रता के पश्चात कई निवारक निरोधक से संबंधित कानून बने। हालिया वर्षों में निवारक निरोध से संबंधित कानून गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 2004 कार्यरत है। अब यह निवारक निरोध है क्या? इसमें क्या किया जाता है? इसमें इलाज से बेहतर रोकथाम की सिद्धांत का अनुपालन किया जाता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अब स्वतंत्रता के अधिकारों की विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। अनुच्छेद 19 नागरिकों को प्राप्त है तथा अनुच्छेद 20, 21 और 22 व्यक्तियों को प्राप्त है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 व 21 का निलंबन नहीं किया जा सकता है। स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन होने पर उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। सभी विशेष अपने अनुच्छेद 19 से 22 की चर्चा के बाद मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू अंजलि, आपने स्वतंत्रता के अधिकार पे ब्रीफ में बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। बहुत ही कॉन्फिडेंट प्रेजेंटेशन रहा है आपका। थैंक यू मैम। भारत में सदियों से किसी न किसी रूप में दास्ता की प्रथा विद्यमान रही है, जिसके अंतर्गत हरिजनों, खेतीहर श्रमिकों और स्त्रियों पर अत्याचार किए जाते रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 द्वारा सभी नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया है। अब मैं बीएड विभाग की छात्रा मनीषा मेहरा को आमंत्रित करती हूँ कि वे शोषण के विरुद्ध अधिकार पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। मनीषा मेहरा। जी मैम, थैंक यू मैम। शुभ प्रभात आदरणीय शिक्षकगण और मेरे सहपाठी। मैम मनीषा मेहरा बीएड थर्ड सेमेस्टर से आज आपके सामने मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 के बारे में चर्चा करूंगी। शोषण का अर्थ बहुत से संदर्भों में होता है, जैसे जातिगत शोषण, सामाजिक शोषण, मानसिक शोषण और आर्थिक शोषण। भारत में शोषण का एक लंबा इतिहास रहा है। आजादी से पूर्व कई ऐसे राजा और जमींदार थे जो अपने मजदूरों से खेतों में जबरन मजदूरी करवाते थे। भारत में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उद्देश्य एक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार को वास्तविकता का रूप देने के लिए जुलाई 1975 में यह घोषित किया गया कि बंधुआ मजदूरी जहाँ कहीं भी हो गैर कानूनी घोषित कर दी जाएगी। इसी के तहत संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार देश के सभी नागरिकों और गैर नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार, बलात्कार आदि पर निषेध। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव का गलत इस्तेमाल करना एक दंडनीय अपराध है। इसके अंतर्गत मानव दुर्व्यापार जैसे महिलाओं, बच्चों और पैसों की खरीद करो, महिलाओं और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार, दास प्रथा, देवदासी आदि शामिल है। इसके साथ ही बेगार जबरन मजदूरी, जिसमें बिना पारिश्रमिक अथवा धन के कार्य करवाया जाता है, और बलात् श्रम, जिसमें किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे कार्य करवाना या न्यूनतम मजदूरी से कम पे कार्य करवाना आदि शामिल है। भारत में इसी प्रकार के अनैतिक दुर्व्यापार को रोकने के लिए बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976, अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956 बनाया गया है। लेकिन अनुच्छेद 23 में भी कुछ अपवाद भी है, जैसे कि अगर राज्य को हमारे युवा होती है कि वह सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कर सकता है, इसके लिए वह पारिश्रमिक अथवा धन देने को बाध्य है। जैसे वर्तमान की परिस्थितियों के अनुसार अगर चीन और उस समय यह नियम रहता है कि देश के प्रत्येक नागरिक से उस व्यक्ति को सैन्य सेवा देना अनिवार्य है और वह इस सेवा के लिए कोई पारिश्रमिक अथवा धन देने को बाध्य नहीं है। तो इस परिस्थिति में देश का कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि उससे जबरन कार्य करवाया जा रहा है और यह उसके अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है। लेकिन इसके साथ ही राज्य को भी इस तरह की सेवा कराने पर
धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं है। इसी के साथ उन बलात्श्रम को रोकने के लिए 1983 में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्णय दिया था कि कैदियों को भी अपनी कार्य करने की उचित मजदूरी पाने का हक है, और अगर बिना परिश्रम के उनसे कार्य करवाया जाता है तो यह बलात्श्रम ही है और उनके अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है। अनुच्छेद 24 फैक्ट्री, कारखानों आदि बाल श्रम पर निषेध। संविधान का अनुच्छेद 24 किसी फैक्ट्री, कारखानों और जोखिम भरे कार्यों पर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कार्य करने पर प्रतिषेध करता है, लेकिन संविधान के इस अनुच्छेद में यह नहीं बताया गया कि किसी नुकसान नहीं पहुंचाने वाले कार्यों जैसे होटलों, दुकानों आदि पर उनके कार्य करने पर प्रतिषेध है। इसी के तहत भारत में 2005 के एक अधिनियम के द्वारा 2006 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के घरेलू नौकर के रूप में कार्य करने, होटलों, दुकानों आदि पर भी कार्य करने पर रोक लगा दी गई थी। बाल और श्रम अधिनियम 1986 में 2016 में कुछ संशोधन किए गए थे। वर्तमान में इस अधिनियम को बाल एवं किशोर अधिनियम 2016 के नाम से जाना जाता है। इस संशोधन अधिनियम में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सभी प्रकार के व्यवसायों और प्रक्रियाओं पे कार्य में निषेध करता है, जबकि 14 से 18 वर्ष के जो किशोर हैं उनको कतिपय खतरनाक कार्यों में रोजगार निषेध करता है। भारत में इसी प्रकार के बाल श्रम को रोकने के लिए 2007 में एक सर्वे कराया गया था, जिसमें पाया गया कि 5 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चे जो होते हैं वो सबसे अधिक शोषण का शिकार होते हैं, और इसी शोषण के साथ फिर वो भावनात्मक शोषण और शारीरिक शोषण का भी शिकार होते हैं, जिसमें 46% लड़कियां और 54% लड़के हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद मनीषा, आपने शोषण के विरुद्ध अधिकार पे बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है, जिसमें काफी ब्रीफ में आपने बताया कि शोषण के विरुद्ध हमारे क्या क्या अधिकार है। इम्पोर्टेंट ये है कि सभी तक ये मैसेज पहुंचे कि वो शोषित हो रहा है और किस तरीके से इसे बाहर आना है। शिक्षा के माध्यम से हम इसको इस अवेयरनेस को फैला सकते हैं समाज में, और एक लिंक है जिससे हम समाज में आसपास में ये जागरूकता उत्पन्न कर सकते हैं। धन्यवाद मैम। Freedom of religion or religious liberty is a principle that supports the freedom of an individual or community in public or private to manifest religion or belief in teaching, practice, worship and observance. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अपना वक्तव्य देने के लिए मैं बीएड के छात्र पुष्कर चंद्र को आमंत्रित करती हूँ। पुष्कर चंद्र। थैंक यू मैम। आदरणीय समस्त सर्वसम्मानित शिक्षक वर्ग एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, मैं पुष्कर चंद्र बीएड तृतीय सेमेस्टर से आपके सम्मुख आज धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार पर चर्चा करूंगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में वर्णन किया गया है। इनका 25 से 28 के बीच में 4 जो अनुच्छेद है 25, 26, 27 और 28, इसमें इस बात को कहा गया कि कोई व्यक्ति अपने धर्म के प्रति स्वतंत्र है। अब सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 25 को। अनुच्छेद 25 में बात कही गई है कि अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने की, आचरण और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। अर्थात इस अनुच्छेद में 4 पॉइंट लिए गए हैं। नंबर 1 पे है अंतःकरण की स्वतंत्रता, अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपने अंतरात्मा से मान सकता है। उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट है इसमें धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, अर्थात कोई भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने के लिए कोई बाध्यता नहीं है। वो अगर कोई धर्म, जैसे कि मैं हिंदू धर्म से हूँ तो मैं अपने धर्म को मान रहा हूँ तो उसके प्रति अबाध हूँ। अर्थात कि मैं, जैसे कि हिंदू धर्म में रीति रिवाज होते हैं कि टीका, चंदन लगाना माथे पे, या मुस्लिम धर्म में देखा जाए तो वो टोपी पहनते हैं सर पे व्हाइट कलर की, या सिख धर्म में देखा जाए तो पगड़ी बांधी जाती है। जैसे कोई सिख धर्म का व्यक्ति है, अगर वो दुपहिया वाहन चला रहा है और उसके सर पर पगड़ी बांधी है तो कोई भी पुलिस प्रशासन उसे रोड पर रोक के ये नहीं कह सकता कि आप ये पगड़ी उतारो और इसकी जगह पर हेलमेट पहनो। उसको पगड़ी पहनने के लिए वो अपने धर्म के अनुसार वो आबाद रूप से स्वतंत्र है। वो पगड़ी पहन के दोपहिया वाहन चला सकता है। उस पर अगर हेलमेट कंफर्ट नहीं है ऊपर से तो नहीं पहन सकता है। वो अपने धर्म के अनुसार उसके लिए स्वतंत्र है। उसके बाद तीसरा बिंदु इसमें आता है
कि जो आचरण करने की स्वतंत्रता, अर्थात मैं अपने धर्म के प्रति किस प्रकार का आचरण करूंगा, इस पे मुझे, इसके लिए मुझे स्वतंत्र हूँ, मैं इस बात के लिए स्वतंत्र हूँ। जैसे कि मैं हिंदू धर्म से हूँ तो मैं पूजा अर्चना करना चाहता हूँ तो धोती या कुर्ता या सर पे टोपी पहनना, माथे पे टीका चंदन लगाना, या नमाज अदा करते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग तो वो घुटनों के बल बैठ के नमाज अदा करते हैं, और सिख धर्म है तो गुरबानी करते हैं। तो उस चीज के लिए कैसा आचरण करना है अपने धर्म के प्रति, उसके लिए वो स्वतंत्र है। उसके बाद इसमें चौथा पॉइंट आता है, वो है प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। कोई भी धर्म का व्यक्ति है, अगर वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता है तो उसके लिए स्वतंत्र है। वो अपने धर्म के उपदेश समाज को बता सकता है, उसके किसी को प्रेरित कर सकता है अपने धर्म को अपनाने के लिए। लेकिन एक बात का उसे ध्यान देना होगा कि वो किसी को बाध्य नहीं कर सकता है, किसी को धर्म परिवर्तन के लिए जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकता। अगर मैं हिंदू धर्म का प्रचारक हूँ, मैं उसको प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, तो मैं अपने धन बल पे या बंदूक की नोक पे या पैसे देकर या लालच देकर किसी को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं कर सकता। केवल मुझे अधिकार है, मैं प्रचार प्रसार कर सकता हूँ। ये 4 जो राइट अधिकार है, ये अनुच्छेद 25 में कहे गए हैं। अब आते हैं अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 26 में बात कही गई है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अर्थात किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार धार्मिक संस्था की स्थापना करना और उसका पोषण करने का अधिकार है। अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार संस्था की स्थापना कर सकता है। जैसे कि हिंदू में है तो मंदिर बना सकते हैं, मुस्लिम वो मस्जिद बना सकते हैं, या सिख धर्म से गुरुद्वारा बनाते हैं तो उनको अधिकार वो बना सकते हैं। अब धर्म ये संस्थाएं बन चुकी हैं, इनका पोषण भी उनको करना है, और पोषण करने के लिए कहीं ना कहीं उसमें उन्हें कहने के कई धार्मिक कार्य भी करने पड़ते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में तो पूजा अर्चना करनी होती है, आरती कर सकते हैं, या मुस्लिम है तो वो नमाज अदा करते हैं, सामूहिक नमाज अदा करते हैं, गुरुवाणी, सिख धर्म गुरुवाणी कर सकते हैं, तो उसकी स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 26 में एक बात और कही गई है कि चल अचल संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता है। चल अचल से मतलब है जैसे कि चंदा इकट्ठा करना, या दान में कोई चीज पैसे इकट्ठा करना। जैसे कि चंदा इकट्ठा करने के लिए आपने देखा होगा कि गुरुद्वारों से लोग आते हैं शहरों में कि हम इस गुरुद्वारे से आए हैं, इस संस्था से आए हैं, हमें चंदे के रूप में जितना हो सकता है अपनी तरफ से हम लंगर लगाते हैं, तो उसके लिए पैसा दे दो। तो लोग चंदा इकट्ठा करते हैं, तो स्वतंत्रता है उसके लिए कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के प्रति अगर चंदा इकट्ठा करना चाहता है अपने संस्था के लिए तो कर सकता है। अब ऐसा है कि चंदा इकट्ठा हो चुका है, पैसा इकट्ठा हो चुका है। जैसे कि साउथ की तरफ देखा जाए तो शिरडी मंदिर है, वहां पे करोड़ों की दौलत है, करोड़ों की वहां पर धन है। अब उस धन को कैसे खर्च करना है, उस धन को जो संपत्ति है उसकी विधि के अनुसार ही खर्च करने का स्वतंत्रता है व्यक्ति को। अब ऐसा नहीं कि उस जो पैसा इकट्ठा कर चुके हैं आप उसके लिए आप अय्यासी करें, या उससे आप गोला बारूद इकट्ठा कर ले, रंजिश निकाल दें किसी को अपनी चीज को इकट्ठा करके, ऐसा करने कोई अधिकार नहीं है। लेकिन संपत्ति उसको पैसा इकट्ठा करने की स्वतंत्रता है, और उसे विधि के अनुसार ही खर्च होगा। ये जो अधिकार है अनुच्छेद 26 में। अब आते हैं अनुच्छेद 27 में। अनुच्छेद 27 में जो बात कही गई है वो है कि धर्म के अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय की स्वतंत्रता, अर्थात किसी भी व्यक्ति को हम धर्म के लिए, किसी विशेष धर्म के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति है, वो चाहे मैं हिंदू से हूँ, मुस्लिम हूँ या सिख हूँ, किसी भी धर्म से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं की जा सकती है, या सरकार हो या कोई व्यक्ति हो मुझे इस बात के लिए बाध्य नहीं कर सकता है कि मुझे कर देना ही है किसी धर्म के लिए। मेरी मर्जी, मैं देना चाहता हूँ दे सकता हूँ, नहीं देना चाहता हूँ बिल्कुल नहीं दे सकता हूँ। मैं उसके लिए फ्रीडम हूँ, उसके लिए स्वतंत्र हूँ। और जो भी राज्य सरकार है, लोगों के द्वारा जो भी कर राज्य सरकार को दी जाती है, राज्य सरकार कोई भी कर लेती है किसी जनता से, तो उस कर को किसी विशेष धर्म के रखरखाव के लिए खर्च नहीं कर सकती है। अर्थात कोई भी कर इकट्ठा कर रही है राज्य सरकार, तो उसके लिए ऐसा नहीं कि वो कहीं उस पैसे का जो कर इकट्ठा कर रखा है उसका मस्जिद बना दें या मंदिर बना दें, ऐसा नहीं कर सकती। वो सार्वजनिक कर है तो उसे जनता के बीच में ही खर्च करना अनिवार्य होगा। और इस बात के लिए जो स्वतंत्रता दी गई है वो अनुच्छेद 27 में दी गई है। अब आते हैं अनुच्छेद 28 में। अनुच्छेद 28 में जो बात कही गई है वो है धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, अर्थात कोई भी व्यक्ति, कोई भी राज्य सरकार द्वारा पूर्ण पोषित जो भी शिक्षण संस्थान है, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, या कोई शिक्षण संस्थान है जहाँ पर शिक्षा दी जाती है, तो वहां पर किसी प्रकार की कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्योंकि अब स्कूल में अगर देखा जाए तो वहां पे विभिन्न धर्म के बच्चे या विद्यार्थी आते हैं,
तो किसी विशेष धर्म की शिक्षा वहां पर देना उचित नहीं होगा, वो अनुचित है। वहां पर किसी विशेष धर्म की शिक्षा बिल्कुल नहीं दी जाएगी। अब यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ पर अपवाद भी है, जैसे कि गुरुकुल है या मठ है या मदरसे हैं, या देखा जाए तो एग्जाम्पल के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मुस्लिम धर्म की शिक्षा तो दी जाती है, साथ ही साथ कई अन्य सब्जेक्ट की शिक्षा भी दी जाती है वहां पे। जैसे कि अगर मैं हिंदू धर्म से हूँ, मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ, तो मैं वहां पर एडमिशन लेने के बाद मुझे कोई बाध्यता नहीं होगी कि मैं वहां पे मुस्लिम शिक्षा ही ग्रहण करूंगा। मैं हिंदू धर्म से हूं तो मैं अपने धर्म को मानूंगा, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम धर्म की शिक्षा ही वहां पर लेनी अनिवार्य है। मैं किसी अदर सब्जेक्ट से, कोई टेक्निकल सब्जेक्ट से वहां पे शिक्षा ग्रहण कर सकता हूँ, वहां पर अपनी पढ़ाई कर सकता हूँ। इसी के साथ मेरा व्याख्यान समाप्त होता है। धन्यवाद। धन्यवाद पुष्कर। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार पे आपने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी है। आपका प्रेजेंटेशन जो था वो बहुत ही कॉन्फिडेंट और नॉलेजेबल दिखाई दे रहा था। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। शिक्षा जीवन का आधार, इसके बिना है सब बेकार। शिक्षा जीवन का आधार, इसके बिना है सब बेकार। जो पाता है जीवन में शिक्षा, जो पाता है जीवन में शिक्षा, पूरी होती है उसकी हर इच्छा। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए मैं बीएड के छात्र हरीश चंद्र आगरी को आमंत्रित करती हूँ। हरीश चंद्र आगरी। धन्यवाद मैम। मैम मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है हरीश जी। धन्यवाद मैम। सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम और सभी सहपाठियों का हार्दिक अभिनंदन। मैं हरीश चंद्र आगरी बीएड तृतीय सत्रार्थ से संविधान में वर्णित संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों के बारे में चर्चा करूंगा। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों को जो है संविधान के आर्टिकल 29 और 30 में लिखा गया है। उनका वर्णन आर्टिकल 29 और 30 में किया गया है। आर्टिकल 29 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की बात वो करता है। अगर हम बात करें अल्पसंख्यकों की, तो अल्पसंख्यक किन्हें कहा जाता है? मान लीजिए किसी समाज में विभिन्न प्रकार के वर्ग रह रहे हैं और यदि उस समाज में किसी एक वर्ग की जनसंख्या पूरे समाज की जनसंख्या का 50% यदि है तो उस वर्ग को अल्पसंख्यक कहा जाएगा। लेकिन अल्पसंख्यकों की परिभाषा भी बदलते रहती है। वो ऐसे कि यदि हम देखें हरियाणा और पंजाब में जाटों को देखें तो वहां वो बहुसंख्यक हैं, लेकिन देश में वे अल्पसंख्यक हैं। अब अगर अल्पसंख्यकों के निर्धारण की अगर हम बात करें तो अल्पसंख्यकों का निर्धारण भी अलग अलग तरीके से किया जाता है, जैसे भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर। तो ये तो थी अल्पसंख्यकों की परिभाषा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 29 में। तो आर्टिकल 29 को दो भागों में बांटा गया है, आर्टिकल 29 क्लॉज 1 और आर्टिकल 29 क्लॉज 2। बात करते हैं आर्टिकल 29 क्लॉज 1 की। तो आर्टिकल 29 क्लॉज 1 ये कहता है कि भारत के किसी भी कोने में रहने वाले नागरिक को अधिकार है कि वह अपनी भाषा लिपि यानी कि जैसे हम हिंदी लिखते हैं देवनागरी में और पंजाबी लिखी जाती है गुरुमुखी में, तो उसी प्रकार से किसी भी भाषा को लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। तो उस लिपि को, बोली को और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। अब ये जो अपनी भाषा को अगर उस व्यक्ति को लगता है कि मेरी भाषा या संस्कृति खतरे में है तो वह उसे संरक्षित रखने के लिए या सुरक्षित रखने के लिए आंदोलन भी कर सकता है। तो अब हम बात करते हैं आर्टिकल 29 क्लॉज 2 की। तो आर्टिकल 29 क्लॉज 2 ये कहता है कि किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा पोषित या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में प्रवेश देने से केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। उनसे ये नहीं कहा जा सकता कि आप उस धर्म के हो तो आपको यहाँ प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो एक तरीके से आर्टिकल 29 क्लॉज 1 को आर्टिकल 29 क्लॉज 2 प्रोटेक्ट करता है। तो ये तो थे आर्टिकल 29 के दोनों क्लॉज। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 30 की। तो आर्टिकल 30 जो है वो शिक्षण संस्थानों की स्थापना की बात करता है। अब आर्टिकल 30 में भी दो क्लॉज हैं, आर्टिकल 30 क्लॉज 1 और आर्टिकल 30 क्लॉज 2। बात करते हैं आर्टिकल 30 क्लॉज 1 की। तो आर्टिकल 30 क्लॉज 1 कहता है कि भाषा या धर्म पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों यानी कि
या तो वो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हो या फिर वो धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हो, तो वह उसे अधिकार है कि वह अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकता है और उसको प्रशासन का भी अधिकार होगा। प्रशासन का अधिकार होने से मतलब यह है कि जिस संस्थान की उसने स्थापना की है या फिर करना चाहता है, उस संस्थान में किन किन व्यक्तियों की नियुक्ति करनी है और उस संस्थान को कब खोलना है, कब बंद करना है, किस समय खोलना है, किस समय बंद करना है, ये सारा अधिकार उसका होगा, सिवाय इसके कि उस संस्थान में किस पाठ्यक्रम को पढ़ाना है। पाठ्यक्रम जो पढ़ाया जाएगा उस संस्थान में, वह पाठ्यक्रम सरकार द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। ऐसा नहीं कि वह उस संस्थान में अपने धर्म का प्रचार कर रहा है और अन्य धर्मों के प्रति लोगों के मन में जहर घोल रहा है, ऐसा नहीं होगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 30 क्लॉज 2 की। तो आर्टिकल 30 का क्लॉज 2 ये बात करता है कि राज्य किसी शिक्षण संस्था को सहायता देने में इस आधार पर मना नहीं कर सकता या भेदभाव नहीं कर सकता कि वह संस्था अल्पसंख्यकों के द्वारा निर्मित है। अब राज्य किसी भी संस्था को ये नहीं कह सकता कि ये संस्था जो है हम आपकी मदद नहीं करेंगे, या फिर भेदभाव नहीं कर सकता कि ये संस्था अल्पसंख्यकों के द्वारा निर्मित है। अब जिस प्रकार से आर्टिकल 29 क्लॉज 2 को 2 जो है आर्टिकल 29 क्लॉज 1 को प्रोटेक्ट कर रहा था, उसी तरीके से यहाँ पर भी आर्टिकल 30 क्लॉज 2 आर्टिकल 30 क्लॉज 1 को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसी के साथ मेरा वक्तव्य समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक्स हरीश। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार पर आपकी जो ये प्रस्तुति थी बहुत ही सराहनीय है। बहुत अच्छे तरीके से आपने ब्रीफ में प्रेजेंटेशन दिया है। थैंक यू मैम। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है। एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन है। यह संविधान की आत्मा और हृदय है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए मैं बीएड के छात्र पूरनचंद सती को आमंत्रित करती हूँ। पूरनचंद सती। थैंक यू मैम। गुड आफ्टरनून वन एंड ऑल। सम्मानित शिक्षकगण वो मेरे सहपाठियों, मैं पूरनचंद सती बीएड 3rd सेमेस्टर से आज आपके सामने संवैधानिक उपचारों का अधिकार या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के बारे में बात करूंगा। आज गूगल टॉक के माध्यम से यह बात करना इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं आप लोगों की जानकारी के लिए आपको बताना चाहूंगा। आज ही के दिन सन 1946 में दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक डॉक्टर सच्चिदानंद साहब के अध्यक्षता में हुई थी। इसलिए भी आज गूगल टॉक के माध्यम से हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार पर बात करेंगे। जैसा कि इसके नाम से आपको विदित होता है उपचार। अब बात आती है कि उपचार यह करे तो किसका करे। अभी तक मेरे सहपाठियों ने आपको 5 मौलिक अधिकारों के बारे में बताया, तो यह जो मैं 6ठा मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको बताने जा रहा हूं, यह जो है कि इन जो 5 पहले मौलिक अधिकार बताए गए हैं, इनके हनन होने पर इनकी रक्षा के लिए यह कार्य करता है। भारतीय संविधान में उपचारों का अधिकार स्वयं में एक मौलिक अधिकार न होकर यह शेष मौलिक अधिकारों का एक रक्षोपाय है। जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह अनुच्छेद 32 के तहत अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय का सहारा ले सकता है। इसकी महत्वता को जानते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इसे सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है और साथ में इसे संविधान की आत्मा व हृदय कहकर संबोधित किया है। इस बात से आप समझ सकते हैं जिस प्रकार हमारे शरीर में हृदय व आत्मा का स्थान है, ठीक उसी प्रकार यह संविधान के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान के संविधान में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान इस स्वयं का है। तो अनुच्छेद 32 हमें मौलिक अधिकारों के हनन पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय की शरण लेने के लिए अधिकार प्रदान करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे भारतवर्ष में एक है जो दिल्ली में है। अब अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हिंदुस्तान के किसी भी राज्य, मान लें उत्तराखंड में या चमोली गढ़वाल में हो जाए या अरुणाचल प्रदेश में हो जाए या केरल में हो जाए, तब उस स्थिति में वह व्यक्ति दिल्ली तक कैसे आए। तो इस स्थिति में या जब राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत जब राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, तब अनुच्छेद 19 के तहत समस्त अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं और फिर भारत के राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 359 के तहत शेष बचे हुए अधिकारों को भी समाप्त कर देते हैं, जिसमें कि अनुच्छेद 32 भी स्वतः समाप्त हो जाता है। लेकिन
संविधान के 44वें संशोधन में एक बात कही गई है कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 कभी भी समाप्त नहीं हो सकते हैं। आपातकाल की स्थिति में या दूर रहने की स्थिति में आप अपने जो मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा के लिए अनुच्छेद 226 के तहत उच्चतम न्यायालय, जो कि हर एक राज्य में एक उच्चतम न्यायालय होता है, उसकी शरण ले सकते हैं। अतः हम यह भी कह सकते हैं कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 266 दोनों ही प्रतिबद्ध हैं। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 दोनों ही मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिटें जाहिर करते हैं। ये रिट, इन्हें न्यायिक अभिलेख भी कहा जाता है। रिट यहाँ पर एक नया शब्द आया है जो कि अंग्रेजी कानून से लिया गया है, जिसे कि ब्रिटिश में विशेषाधिकार रिट के नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन के राजा इस रिट को जारी करते हैं। आज की तारीख भी ब्रिटेन में इसे न्याय का झरना कहकर संबोधित किया जाता है। अब हम जानेंगे ये 5 प्रकार की रिटें क्या हैं। तो सर्वप्रथम इसमें होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। उसके बाद दूसरा होता है परमादेश, जिसे कहते हैं मैंडेमस। तीसरा होता है प्रतिषेध, जिसे कहते हैं प्रोविजन। चौथा होता है उत्प्रेषण, जिसे कहते हैं सर्टियोरेराइज। और चौथा होता है को वारंटी या अधिकार परीक्षा। तो सर्वप्रथम लेते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुतिकरण। यह अभिलेख उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बना लिया गया है। जैसा आप इसको जैसे कि मैं आपके सामने गूगल टॉक के माध्यम से अभी वक्तव्य जारी कर रहा हूं और इसी समय आकर पुलिस का कोई अधिकारी मुझे बंदी बनाकर ले जाता है, तो आप लोग या मेरे सहयोगी जो मेरे को जानते हैं या मेरे घर के सदस्य, वो सर्वोच्च न्यायालय या जो हमारे नजदीकी न्यायालय है वहां पर अपील दायर कर सकते हैं कि जो है कि पूर्णचंद सती को पुलिस जबरदस्ती पकड़ के ले गई है। तो उस संबंध में न्यायालय बंदी बनाने वाले अधिकारी को, जैसे पुलिस के एसआई को, यह रिट जारी कर सकती है कि आप निश्चित समय और निश्चित स्थान पर इसको सशरीर प्रस्तुत करें, ताकि न्यायालय पूरन को बंदी बनाए जाने वाले कारणों पर विचार कर सके। अगर यह अवैध रूप से बंदी बनाए गए हैं तो इन्हें तुरंत छोड़ दिया जाए। अब दूसरी रिट आती है परमादेश, जिसे कहते हैं मैंडेमस। मैंडेमस का अर्थ होता है आदेश जारी करना। यह अभिलेख उस स्थिति में जारी किया जाता है जब कोई सार्वजनिक अधिकारी, केवल और केवल सरकारी अधिकारी, जब अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, तो उस स्थिति में आप उसके लिए यह रिट जारी करवा सकते हैं। इसको भी एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि आप सभी लोग अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए, जैसे मान लेते हैं अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आप आरटीओ ऑफिस अल्मोड़ा जाते हैं। वहां पर आप अपने लाइसेंस बनाने वाले अधिकारी को जो उसके संबंध में दस्तावेज हैं वो सारे प्रस्तुत कर देते हैं। उसके उपरांत भी अगर वह आपका लाइसेंस नहीं बनाता है तो आप न्यायालय के थ्रू उसके लिए परमादेश जारी करवा सकते हैं। तीसरी रिट आती है जिसे कहते हैं प्रतिषेध या प्रोवाइड। प्रोवाइड का प्रोविजन का अर्थ होता है रोकना या मना करना। यह रिट केवल और केवल कोर्ट से संबंधित लोगों को या न्यायालयों को दी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि जो न्यायाधीश होते हैं या न्यायालय के कर्मचारी होते हैं, वह अपने स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए किसी अनाधिकृत या मतलब जो कोई किसी अपराधी व्यक्ति के संदर्भ में फैसला सुना देते हैं, और उस मामले में अगर जो विरोधी पक्ष होता है उसे लगता है कि यह जो है कि गलत प्रक्रिया हो रही है, तो उस पर वह उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है, जिससे सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय उस निम्न न्यायालय को आदेश जारी करती है कि आपके न्यायालय में जो यह मामला सुनवाई में है या जो मामला चल रहा है इसे आप रोक दें, क्योंकि यह आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उसके बाद आता है चौथा सर्टियोरेराइज या उत्प्रेक्षण। इसका अर्थ होता है सूचना देना। यह भी उत्प्रेक्षण की भांति ही है। इसमें यह होता है कि जब किसी मामले पर किसी निचली अदालत ने या न्यायालय ने फैसला सुना दिया होता है और जिसको अभियुक्त या जिसको मुजरिम करार दे दिया जाता है, उसे लगता है कि यह जो न्याय सुनाया गया है यह जो है कि न्याय संगत नहीं है, उस स्थिति में वह सर्वोच्च न्यायालय में केस दायर कर सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय उस स्थिति में उस निम्न न्यायालय को आदेश देती है कि इस जो आपने यह न्याय सुना है इससे संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं आप इन दस्तावेजों को हमारे पास भेजें, क्योंकि हम इसमें विचार करेंगे। जब उनके विचार करने के बाद उन्हें लगता है कि यह न्याय संगत नहीं है,
तो उस व्यक्ति को रिहा कर दिया जाता है। अब अंतिम रीट आती है अधिकार परीक्षा, जिसे को वारंट कहते हैं। को वारंट जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे पद पर पदारूढ़ हो जाता है जिसका कि उस पर कोई संवैधानिक अधिकार नहीं होता है, तब न्यायालय उससे इस संबंध में अधिकार परीक्षा रिट के तहत जारी कर सकती है। या किसी इसमें ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति ने कोई उसमें अपील दायर नहीं किया तो भी न्यायालय उसे सरसरी तौर पर, जैसे हम की आरटीआई दायर कर सकते हैं, तो उसके तहत भी हम जानने के लिए भी पूछ सकते हैं कि आप इस पद पर किस संवैधानिक अधिकार से पदारूढ़ हैं। जब तक वह इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे देता तब तक वह इस पद पर रहकर कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। यहाँ पर मेरा वक्तव्य समाप्त हुआ। धन्यवाद। बहुत ही शानदार प्रस्तुति थी पूरन। संवैधानिक उपचारों का अधिकार पर आपने बहुत ही साफ सुथरे सुलझे हुए शब्दों में अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत की है। थैंक यू मैम। The fundamental duties of citizens were added to the Constitution by the 42nd Amendment in 1976. मौलिक कर्तव्यों पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए मैं बीएड के छात्र रोशन कुमार को आमंत्रित करती हूं कि वो अपनी प्रस्तुति दें। रोशन कुमार। Thank you, ma'am. Honorable HOD sir, respected teacher, and my dear classmates. I, Roshan Kumar, from B.Ed third semester, going to present my topic on fundamental duties. अभी हम सब ने मेरे क्लासमेट्स उन्होंने पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है फंडामेंटल राइट्स, उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया। अब मैं आपको पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनके बारे में बताऊंगा। थोड़ा यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि जो पार्ट 4A है तो सबको पता होगा, लेकिन थोड़ा सा जिनको नहीं पता, ए का मतलब यहाँ है कि इसमें अमेंडमेंट किया गया है। अगर हम किसी भी आर्टिकल्स के आगे ए, बी या सी देखते हैं तो उसका मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ जोड़ा गया है या इसमें से कुछ हटाया गया है। तो हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A में दिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो रिमाइंडर टू सिटीजन है। अब रिमाइंडर टू सिटीजन का मतलब ये है कि एक सिटीजन जो है वो पार्ट 3 में दिए गए फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय तो करता है, लेकिन उसका फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करने के साथ साथ ये दायित्व है कि वो अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को भी फुलफिल करे। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड करी गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि उस वक्त 10 थी। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि 2002 में 86 अमेंडमेंट के द्वारा किया गया, उसके बारे में हम आगे में बात करेंगे। जो सोर्स है, मतलब कि जहां से फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई हैं, वो है रूस, जो कि पहले सोवियत यूनियन था। अब एक चीज मैं बता दूं कि जो 42nd अमेंडमेंट है, उस समय इस 42nd अमेंडमेंट, इसमें इतने सारे चेंजेस किए गए थे कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। अब एक एक करके हम जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। और जो पहली फंडामेंटल ड्यूटीज है एक सिटीजन होने के नाते हमारी, वो है टू अबाइड बाय एंड रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और जो हमारा नेशनल फ्लैग है और नेशनल एंथम है, हर एक नागरिक का ये फर्ज है कि वो उसकी रिस्पेक्ट करे और उसको माने। सेकंड फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारी है वो है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। जो हमारी फ्रीडम है वो हमें ऐसे ही हवा में नहीं मिल गई, इसके पीछे हमारे कई फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने बहुत सारा फ्रीडम स्ट्रगल किया था। तो हमारी ड्यूटी है कि हम उन फ्रीडम स्ट्रगल के आइडियाज हैं उनका आनंद लें और उन्हें फॉलो करें। थर्ड फंडामेंटल ड्यूटी जो हमारी है वो है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मतलब कि जो हमारे देश की अखंडता है, एकता है और आजादी है, उसे हम बनाए रखें और उसे सुरक्षित रखें। चौथी फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन रिक्वायर्ड। डिफेंड द कंट्री का मतलब है कि अपने देश की रक्षा करना, और जब भी देश को जरूरत पड़े तो अपने देश की सेवा के लिए आगे आना। पांचवी फंडामेंटल ड्यूटीज जो दी गई है वो है टू प्रमोट ब्रदरहुड एंड एस्टैब्लिश द डिग्निटी ऑफ वुमेन। भाईचारे की भावना को प्रमोट करना और जो हमारी वुमेन्स की डिग्निटी है, मर्यादा है, उसको बनाए रखना। छठी फंडामेंटल ड्यूटी जो है टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया। जो हमारा रिच कल्चर है उसको बनाए रखना। सेवेंथ फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो है
टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट, जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको प्रिजर्व करना और उसे प्रोटेक्ट करना। 8th फंडामेंटल ड्यूटी जो हमारी है वो है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब ये है कि जो टोने टोटके जादू टोना है उसमें विश्वास ना करना, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, और मानवता और जो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी का मतलब कि ज्ञान लेने के लिए उत्सुक होना, तो इन सबको डेवलप करना। 9th फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो है सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व वायलेंस, मतलब जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको हार्म ना पहुंचाना और वायलेंस वगैरह ना करना। 10th जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो है टू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली मतलब एज अ सोसाइटी जो हमारा नेशन है उसके हर एक क्षेत्र में अपना बेस्ट देना। 11th फंडामेंटल ड्यूटीज को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि आर्टिकल 21 जो है उसमें हमें राइट टू लाइफ दिया गया है। राइट टू लाइफ का जो राइट है वो दिया गया है। राइट टू लाइफ मतलब कि राइट टू क्वालिटी लाइफ। अब क्वालिटी लाइफ हमें तभी मिल सकती है जब हमारे पास एक जो नागरिक है, देश का नागरिक है, वो लिटरेट हो। तो इसे अप्लाई करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 21A और 2002 में 86th अमेंडमेंट किया गया और 21A के तहत राइट टू एजुकेशन को जोड़ा गया। अब राइट टू एजुकेशन तो जोड़ दिया, लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि लोग अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे। गवर्नमेंट ने 2002 में ही 86th अमेंडमेंट के द्वारा जो राइट टू एजुकेशन है उसे 11th फंडामेंटल ड्यूटी बनाया। वो किस प्रकार है? इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड एज केस में बी बिटवीन 6 and 14 years of age। मतलब ये ड्यूटी है हर एक पेरेंट्स और गार्जियन की कि वो अपने बच्चे जिनकी भी उम्र 6 से 14 साल है उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज दे और उन्हें प्रोत्साहन दे। नाउ आई एम गोइंग टू फिनिश माय प्रेजेंटेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू रोशन, बहुत ही अच्छा आपने प्रस्तुत किया है। एक बार पुनः मैं बीएड के सभी छात्र छात्राओं जिन्होंने यहाँ इस प्रेजेंटेशन में गूगल टॉक में प्रस्तुति दी है, जिसमें आरती नेगी समानता के अधिकार पर उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है, अंजलि स्वतंत्रता के अधिकार पर उन्होंने अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया, मनीषा मेहरा शोषण के विरुद्ध अधिकार पर उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, पुष्कर चंद्र धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रस्तुति हुई है उनकी, हरीश चंद्र संस्कृति और शिक्षा के अधिकार पर उन्होंने बोला है, पूरनचंद सती ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार पर बोला है और रोशन कुमार ने मौलिक कर्तव्यों पर अपनी प्रस्तुति दी है। ये सभी छात्र एवं छात्राएं बधाई के पात्र हैं। कोशिश यही है कि हम संविधान को जाने, कोशिश यही है कि हम संविधान को जाने, शिक्षा को पहचाने, समाज को सुधारें। कोशिश यही है कि हम संविधान को जाने, शिक्षा को पहचाने, समाज को सुधारें। आओ प्रण करें कि नहीं डरेंगे भ्रष्टाचार से, आओ प्रण करें कि नहीं डरेंगे भ्रष्टाचार से, अपने अधिकारों को बताएंगे सभी को प्यार से, अपने अधिकारों को बताएंगे सभी को प्यार से। बच्चों के द्वारा दी गई प्रस्तुति का सार संक्षेप प्रस्तुत करने के लिए मैं बीएड से डॉक्टर प्रियंका जैन मैम को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपना सार संक्षेप प्रस्तुत करें। प्रियंका जैन मैम। थैंक यू मैम। गूगल टॉक के इस प्लेटफॉर्म पर सर्वप्रथम मुझे आमंत्रित करने के लिए प्रीति मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। सभा में उपस्थित वरिष्ठतम प्राचार्य डॉक्टर वाई.के. शर्मा सर, कोऑर्डिनेटर बीएड डॉक्टर आर.के. सिंह सर, एचओडी बीएड डॉक्टर सुशील जैन सर, समस्त मेरे बीएड के सहयोगी और प्यारे बच्चों, आज इस प्लेटफॉर्म पर बीएड के विद्यार्थियों के द्वारा जो भी प्रस्तुतियां दी गई वो बहुत ही बढ़िया, बहुत सराहनीय रूप में उनका प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसके लिए सभी प्रतिभागी बधाई के बहुत पात्र हैं। आज का विषय जिस पर हमारी मुख्य तौर पर चर्चा हो रही है, जिसे हम कहते हैं हमारे मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, ये वे मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य हैं जो संविधान के द्वारा हमें प्रदान किए गए हैं। वैसे तो सभी विद्यार्थियों ने अपने अपने
मौलिक अधिकार जो उन्हें बताया गया उस पर बहुत ही बढ़िया सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति दी है। फिर भी मैं आपको इसमें से एक छोटे से रूप में इतना बताना चाहूंगी कि आपको पता है कि प्रारंभ में हमारे जो संविधान द्वारा हमें जो मौलिक अधिकार दिए गए थे वो हमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। बाद में उस 7 में से एक मौलिक अधिकार जो था हमारा, उसको उन्होंने कानूनी तौर पर मानते हुए उसे मूल अधिकारों की सूची से निकालकर उसे कानूनी अधिकार की सूची के अंतर्गत शामिल कर दिया और इस प्रकार से हमारे लिए मुख्य तौर पर 6 मूल अधिकार रह गए, जिनकी आज विद्यार्थियों के द्वारा प्रस्तुति दी गई, जिन्हें हम कहते हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 विद्यार्थी आरती नेगी, अंजलि, मनीषा मेहरा, पुष्कर चंद, हरीश चंद्र आगरी और पूरन चंद्र सती के द्वारा इन 6 मूल अधिकारों की प्रस्तुति दी गई, जो कि बहुत बढ़िया रही। अंत में रोशन कुमार के द्वारा हमारे मूल कर्तव्यों को बताया गया, जो मूल कर्तव्य हमारे लिए बहुत उपयोगी भी हैं और उन कर्तव्यों के बारे में हमें जानकारी भी होनी चाहिए। आपको पता ही है कि प्रारंभ में संविधान में केवल मूल अधिकारों की व्यवस्था ही की गई थी। सन 1976 में संविधान संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 51(1) में नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य भी जोड़े गए और 2 में 93 संविधान संशोधन द्वारा 51(1) में 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया। वर्तमान में सभी को उन 11 कर्तव्यों को जानना चाहिए, जो मुझे ऐसा लगता है कि रोशन कुमार ने बहुत भली भांति आपके सामने बता दी है। इसलिए उनको दोबारा से दोहराने से कोई बहुत विशेष लाभ नहीं। तो आप लोगों के द्वारा जो प्रस्तुति की गई वो बहुत बढ़िया रही और इन मूल अधिकारों और कर्तव्यों को जो आपने खुद भी जाना और अपने संगी साथियों को और हमें भी सभी के विषय में अच्छी जानकारी देने की कोशिश करी, वो बहुत सराहनीय है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इतनी बढ़िया प्रस्तुति के लिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करती हूँ। धन्यवाद। प्रीति मैम, आप अपने कार्यक्रम को आगे की ओर लेकर बढ़िए। थैंक यू। हैव अ नाइस। धन्यवाद मैम। धन्यवाद आपको छात्रों के उत्साहवर्धन के लिए और बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया जो कंटेंट है उसका सार संक्षेप आपने प्रस्तुत किया। वक्त निकाला है सभी ने अपने कीमती वक्त से, वक्त निकाला है सभी ने अपने कीमती वक्त से, बातें रखी हैं सभी ने अपने अपने वक्तव्य से, वक्त निकाला है सभी ने अपने कीमती वक्त से, बातें रखी हैं सभी ने अपने अपने वक्तव्य से। धन्यवाद आप सभी का करते हैं कि आपने छुआ दिल को बातों के स्पर्श से। इसके बाद मैं बीएड एचओडी डॉक्टर सुशील जैन को आमंत्रित करती हूँ वोट ऑफ थैंक्स के लिए। डॉक्टर सुशील जैन। थैंक यू प्रीति मैडम। मैं आई हार्टली थैंकफुल फॉर आवर प्रिंसिपल सर वाईके शर्मा सर कि आपने अपने बहुमूल्य समय निकाल कर हमारे बच्चों को एवं हमारे प्रोग्राम को स्टार्ट करवाया। धन्यवाद मैं अपने कोऑर्डिनेटर सर आर के सिंह सर को करता हूँ कि आपने बच्चों को प्रोत्साहित किया। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद अपनी पूरी टीम को करता हूँ कि मेरी जो टीम है डॉक्टर प्रियंका जैन, डॉक्टर प्रीति कुमारी, संतोष सर और मोहन सर, कि आपने बहुत कम समय में इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने पार्टिसिपेंट्स को। यदि आप पार्टिसिपेंट नहीं आते तो ये हमारा प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल नहीं होता। मैं धन्यवाद करता हूँ सारे जितने भी लोगों ने हमारे इस मीट को ज्वाइन किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इसी के साथ मैं अपने प्रोग्राम को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर।